नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम लोग मेडिवल इंडिया का फाइनल लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और हम लोग दो टॉपिक्स आज के लेक्चर में करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग मराठा एम्पायर की, उसके बाद बात करेंगे हम लोग सिख एम्पायर की। अब यहाँ पे समझना है हमें दो बात, ये दोनों ही एम्पायर, मराठा एम्पायर और सिख एम्पायर का हम लोग राइज देखेंगे, किस तरीके से इनका राइज होता है, किस तरीके से ये परिवर्तनशील होते हैं। और इस कहानी को हम लोग रोक देंगे जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आ जाती। उसके बाद इसका सेकेंड पार्ट यानी कि इनका डिक्लाइन, यानी कि मराठा एम्पायर का डिक्लाइन और सिख एम्पायर का डिक्लाइन, ये हम लोग देखेंगे मॉडर्न इंडिया वाले फेज में। ठीक है, तो उनका डिक्लाइन से पहले उनका जो राइज है वो हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे। मराठा एम्पायर का और सिख एम्पायर का जो राइज है बिफोर द कमिंग ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ये आज हम लोग आज के सेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, और काफी अच्छा सेशन होने वाला है और दो बहुत बड़े हमारे इंडिया के गौरव हैं, मराठा एम्पायर और सिख एम्पायर, इनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले मराठा एम्पायर से विद उद्घोष छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। तो मराठा एम्पायर के जो फाउंडर है हम जानते हैं कौन है, छत्रपति शिवाजी महाराज। इनका जन्म कब हुआ था? 19 फरवरी 1630 में। इनके पिताजी का क्या नाम था? शाहजी भोसले, और माताश्री का नाम था जीजाबाई। ठीक है, तो बेसिकली शाहजी भोसले मोस्ट ऑफ द टाइम अपने ड्यूटीज से दूर रहते थे। ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ था एक्चुअली पूना में हुआ था। शिवनेर किला, शिवनेर का किला है आपका जुनार सिटी में, पूना में है ये। तो पूना में ही इनका जन्म होता है और जन्म के बाद ये इनका जो लालन पालन होता है ये आपका पूना में ही होता है। बाई जीजाबाई, जीजाबाई इनका लालन पालन करती है, क्योंकि मोस्टली हम जानते हैं कि शाहजी भोसले को अपने ड्यूटीज से दूर जाना पड़ता था। तो अहमदनगर, बीजापुर, इन सब आपके जो किंगडम्स थे इनमें आपके शाहजी भोसले वर्क करते थे। ठीक है, उनके आपके सूबेदार थे, उनके कमांडर थे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 1630 के बाद से हम देखेंगे कि शिवाजी महाराज का जो लालन पालन आपका पूना में हुआ। ठीक है, इनका जो डायनेस्टी का जो सरनेम था वो था भोसले। बेसिकली हम कहें तो शिवाजी भोसले थे। ठीक है, शाहजी भोसले थे, तो इनका जो डायनेस्टी था वो था भोसले डायनेस्टी। और इनका जो कैपिटल, ये कैपिटल लिख दिया, कैपिटल है ये, कैपिटल है था रायगढ़। रायगढ़ वॉज द कैपिटल ऑफ मराठा एम्पायर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। फिर बात करते हैं हम लोग, इनको अलग अलग टाइटल्स से जाना जाता है। इनको हैंदव, धर्माधरक, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक, क्षत्रिय कुलवंतस, सिंहासनेधीश्वर भी बोला जाता है। सिंहासनाधीश्वर, ठीक है, सही प्रोनाउंस कर रहा हूं। ठीक है, तो ये सब टाइटल्स दिए गए। और औरंगजेब, जिनकी नाक में क्या कहते हैं दम कर दिया था शिवाजी महाराज ने, औरंगजेब शिवाजी महाराज को माउंटेन रैट या पहाड़ी चूहा बुलाया करते थे। ठीक है, क्योंकि गोरिल्ला वॉरफेयर में बिल्कुल एक्सपर्ट हुआ करते थे शिवाजी महाराज। ठीक है, तो इनके बचपन में जो इनके जो गुरु थे बेसिकली वो थे, उनके जो पैटर्न थे जिन्होंने उनको चीजें सिखाई वो थे दादाजी कोंडादेव। ठीक है, अच्छा, अब शिवाजी महाराज की जो वाइफ्स हैं, रानियां हैं, उनके नाम आपके सामने यहां पे है। साईबाई निंबलकर, साईबाई निंबलकर जिनके बेटे थे शांबाजी महाराज, शांबाजी महाराज। उसके बाद आपका पुतलीबाई, सोयराबाई, सोयराबाई के जो बेटे थे वो थे राजा राम। ठीक है, तो ये जाके हम आगे देखेंगे कि दो आपके राजा हुए हैं, शांबाजी महाराज और राजा राम भी राजा बने हैं कुछ समय के लिए। तो जो शांबाजी महाराज थे साईबाई निंबलकर के बेटे थे और जो सोयराबाई के बेटे थे आपके राजा राम जी। आगे हम लोग ये देखेंगे तो वो डिटेल में देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपका सकवरबाई, लक्ष्मीबाई, सगुनबाई और गुणवंतबाई, तो ये आपके वाइफ्स के नाम थे शिवाजी महाराज के। अब देखिए यहां पे शिवाजी महाराज का जो मेन दुश्मन थे वो थे आदिल शाही। बीजापुर के आदिल शाही जो थे ये शिवाजी महाराज के एनिमी थे। तो इनसे लड़ाई चालू करी शिवाजी महाराज ने 1643 में। देखिए एज कितनी होगी इनकी, 13 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला किला जीत लिया सिन्हागढ़ का। ठीक है, सिन्हागढ़ का किला जीता। अगले ही साल, मतलब 13 साल की उम्र में हम लोग क्या ही जानते हैं। ठीक है, 1630 में इनका बर्थ हुआ और ये 1643, 13 साल की उम्र में उन्होंने किला जीत लिया। ठीक है, सोचिए कितने मतलब मेधावी होंगे वो। ठीक है, इसके बाद और ऐसा नहीं कि हेरिडिटी में उनको बहुत पावर मिल गया था, उन्होंने ये सब अपने एक्सपीरियंस से, अपने कौशल से ये सारी चीजें बहुत ही कम एज में अर्जित कर ली। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अगले ही साल तोरण का किला और मरूमगढ़ का किला। तो
इस तरीके से हम देख रहे हैं सारे किले जो हैं शिवाजी महाराज जीतते चले जाते हैं। 1647 में कोंडाना और चाकन, कोंडाना और चाकन, ये तानाजी जो मूवी है वो ये कोंडाना किले के जीतने पर ही शायद बनी है, अगर आपने देखी हो तो। फिर 1654 में पुरंदर का किला, पुरंदर का किला आदिल शाही कमांडर नीलोजी नीलकंठ के अंडर हुआ करता था, तो पुरंदर का किला जीतते हैं। तो ये सारे किले जीतते चले जाते हैं। तो अब 1654 हो गया है, ठीक है। इसके बाद जुन्नार का किला 1656 में, तो 1656 में अगर हम देखें मिलिट्री कैरियर तो हो जाती है 26 साल शिवाजी महाराज की, और 13 साल का इनका मिलिट्री कैरियर हो जाता है अब तक, ठीक है। फिर 1657 में पहली बार आपका मुगल से सामना हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज का, ठीक है। और इसके अलावा कोनगढ़ में लड़ाई हुई, आपका कल्याण में, भिवंडी में, माहुली में, तो सामना हुआ मुगल्स का और शिवाजी महाराज का। 1659 इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1659 में बीजापुर के जो सुल्तान था वो परेशान हो जाता है, आदिल शाही का जो सुल्तान था, और भेजता है धोखे से शिवाजी महाराज को मारने के लिए अफजल खान को भेजता है, और फिर शिवाजी महाराज अफजल खान को भी मार देते हैं। इसके अलावा 1659 में मुगल्स को भी हराते हैं इन बैटल ऑफ सलहार, बैटल ऑफ सलहार में ये हराते हैं मुगल्स को 1659। तो यहां पे आगे हम लोग बात करते हैं। फिर आपका 1664 में सूरत, सूरत में हम जानते हैं अंग्रेजों का फैक्ट्री भी था ना सूरत में, ठीक है, इंग्लिश फैक्ट्री था। तो उसका हेड था कौन? रे जॉन लैसेलाट, ले जॉन LASCELLAT, रे जॉन लैसेलाट आपका हेड ऑफ ब्रिटिश फैक्ट्री एट सूरत था, और मुगल सूबेदार था इनायत खान। तो 1664 में अब बेसिकली लड़ाई चालू हो रही है प्रॉपर तरीके से मुगल्स की, क्योंकि अब मुगल्स को भी दर्द होना चालू हुआ, क्योंकि सूरत को लूट लिया गया 1664 में, ठीक है। और आगे जब सूरत के लूट की बात हो रही है 6 साल बाद फिर लूटा गया 1670 में। लेकिन इन 6 सालों के बीच में काफी सारी चीजें होती है। इन 6 सालों में औरंगजेब अब कहता है कि भाई अब तो सूरत लूट लिया गया, अब इसको रियलाइज होता है कि साउथ में एक बहुत बड़ा थ्रेट है। तो ये कचवाहा रूलर जय सिंह को भेजता है कि आप शिवाजी से फाइट करिए। तो जय सिंह शिवाजी से फाइट करते हैं, तो और शिवाजी को यहां पे थोड़ा सा उनको नुकसान होता है काफी ज्यादा, ठीक है, किलाबंदी भी हो जाती है, और फाइनली शिवाजी महाराज को ट्रीटी साइन करनी पड़ती है जय सिंह के साथ। फ्रेंडशिप की ट्रीटी साइन करते हैं, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। तो भाई इस ट्रीटी में कहा जाता है कि भाई आपको क्या कहते हैं मनसबदार बनाया जाएगा, आप जाइए आगरा कोर्ट में औरंगजेब से मिलके आइए। 1666 में मई 1666 में अगले साल आपका शिवाजी महाराज चले जाते हैं मिलने औरंगजेब से, और औरंगजेब धोखे से इनको कैप्चर कर लेता है, इंप्रिजन कर लेता है, और जयपुर भवन में इनको बंद कर देता है। आगरा फोर्ट में जयपुर भवन है, उसमें कैद करके रखा जाता था शिवाजी महाराज को। यहां से वो फलों की टोकरी में बैठ के काफी वेलियंटली, काफी ब्रेवली वहां से निकल जाते हैं, और फिर वापस आते हैं, और फिर चालू होता है शिवाजी महाराज का बदला। तो यहां पे इसके बाद 1668 में मतलब ये आजाद होते हैं। आजाद होने के बाद ये 1-2 साल में काफी तबाही मचाते हैं। औरंगजेब खुद ट्रीटी साइन करने आ गया। औरंगजेब का बेटा था मुअज्जम आपका सूबेदार ऑफ साउथ हुआ करता था। उसने किसी तरीके से शिवाजी महाराज की और औरंगजेब की ट्रीटी करवाई, और औरंगजेब ने राजा का टाइटल दिया शिवाजी महाराज को, ठीक है। तो काफी नाक में दम कर दिया था, फाइनली ट्रीटी करना पड़ा औरंगजेब को, ठीक है। इसके अलावा अपने आसपास के रीजन से चौथ वसूला करते थे, यानी कि 25% टैक्स वसूला करते थे। कहते थे कि ये बीजापुर और गोलकोंडा में आप जो रूल कर रहे हो हमारा अधिकार है इसमें, तो आप रूल करो, कोई दिक्कत नहीं, 25% टैक्स देना पड़ेगा लेकिन हमें। तो ये टैक्स जो है जिसको बोला जाता था चौथ, जो शिवाजी महाराज वसूल किया करते थे बीजापुर और गोलकोंडा से, ठीक है। अब देखिए 1668 के बाद मुगल कैप्टिविटी से मतलब वापस आने के बाद इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, ठीक है। ट्रीटी कर ली औरंगजेब से, बीजापुर गोलकोंडा को भी समझा दिया कि भाई बॉस कौन है साउथ का, वो है छत्रपति शिवाजी महाराज। फिर 1671 में सालहेर फोर्ट में फतेहुल्ला खान को हरा के सालहेर फोर्ट जीतते हैं। 1673 में पनहला फोर्ट जीतते हैं, वहां पे बाबू खान था कमांडर, उसको लड़ाई में मार देते हैं। और 1673 में ये सब जीतने के बाद अब फाइनली जाके ये अपना महाराज का टाइटल, यानी कि छत्रपति महाराज का जो टाइटल है, ये इनका कोरोनेशन होता है जून 1674 में। कहां पे? रायगढ़ फोर्ट में। रायगढ़ फोर्ट में इनका जो कोरोनेशन है, यानी कि ताजपोशी कौन कराते हैं? पंडित विश्वेश्वर, या जिनको गंगा भट्ट भी बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू पंडित विश्वेश्वर, उन्होंने कहा कि भाई
छत्रपति शिवाजी महाराज एक क्षत्रिय हैं और इसलिए उनको राज तिलक होना चाहिए, और 1674 में इनका कोरोनेशन होता है। फिर सितंबर 1674 में दोबारा कोरोनेशन होता है, ठीक है। और इस कोरोनेशन में आपका ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव हेनरी ऑक्सेनडेन प्रेजेंट था। तो आपसे पूछा जाए जब छत्रपति शिवाजी महाराज का कोरोनेशन हो रहा था तो ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव कौन था उस समय, तो हेनरी ऑक्सेनडेन इसका जवाब हो जाएगा। आपसे पूछा जाए कि शिवाजी महाराज का जो कोरोनेशन है, राज तिलक किसने करवाया, तो पंडित विश्वेश्वर या गंगा भट्ट जी ने करवाया। कहां कराया, रायगढ़ फोर्ट में कराया। तो ये सब कब कराया, 1674 में कराया, जून के महीने में, और फिर सितंबर के महीने में भी कराया गया, ठीक है। उसके बाद इनका कोरोनेशन होता है और फिर शिवाजी महाराज निकल जाते हैं कर्नाटक के कैंपेन में। कर्नाटक के कैंपेन में सबसे पहले 1677 में यलबर्गा को जीतते हैं, जहां पे हुसैन खान भियादा इनको हराया जाता है। फिर जिंजी का किला जीतते हैं 1678 में, और इसका जो किलादार था वो था अब्दुल्ला हबशी। तो अब्दुल्ला हबशी को हराकर ये किला जीत जाते हैं शिवाजी महाराज। और जिंजी का किला जो होता है वो लास्ट विक्ट्री ऑफ शिवाजी महाराज था। तो आपसे पूछा जाए शिवाजी महाराज का आखिरी किला कौन सा था जो जीते थे, वो है आपका जिंजी फोर्ट। पहला किला कौन सा था, सिन्हागढ़, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। तो शिवाजी महाराज, हर कोई बड़ा रूलर अगर होता है तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा अच्छा होना चाहिए, और कुछ कुछ यूनिक बातें हम लोग हर बड़े रूलर के एडमिनिस्ट्रेशन में देखते हैं। जैसे अकबर की बात करेंगे तो हम लोग मनसबदारी सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे अगर हम बात करते हैं शिवाजी महाराज की, तो इनका एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा था कि किसी भी प्रकार का फॉरेन एड नहीं चाहते थे वो, कोई भी फॉरेन एड से एडमिनिस्ट्रेशन वो नहीं चलाते थे। वो प्रॉपर जो वैदिक सिद्धांत है, बेसिकली कौटिल्य का सिद्धांत और शुक्राचार्य के सिद्धांत, इन सिद्धांतों पर अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाया करते थे। और इनके एडमिनिस्ट्रेशन को एक यूनिक फेनोमेना ऑफ मेडिवल मोनार्की बोला गया है बाय हिस्टोरियन यदुनाथ सरकार के द्वारा। इनके एडमिनिस्ट्रेशन में 8 मिनिस्टर्स काफी इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, जो 8 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैंडल किया करते थे। सबसे इंपॉर्टेंट इनमें कौन थे, पेशवा, आपने सुना होगा। तो ये सारे जो 8 मिनिस्टर्स हैं, इनके जो ग्रुप को हम लोग बोलते हैं अष्टप्रधान। अष्टप्रधान में सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रधान थे वो थे पेशवा। पेशवा के ऑफिस को बोला जाता था हुजूर दफ्तर। तो दफ्तर वर्ड जो आता है ना हम लोग का, दफ्तर जा रहे हैं, दफ्तर बेसिकली वाज द वर्ड ऑफिस ऑफ पेशवा को हुजूर दफ्तर बोला जाता था। पंत प्रधान बोला जाता था या प्राइम मिनिस्टर बोला जाता था। तो शिवाजी महाराज के टाइम पे पेशवा कौन थे, मोरोपंत त्रिंबक पिंगले। मोरोपंत त्रिंबक पिंगले थे पेशवा। तो ये जो पेशवा टाइटल है अहमदनगर का बेसिकली टाइटल है। अहमदनगर के अंडर अब मराठाओं ने काफी वर्क किया है, ठीक है। तो अहमदनगर के एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ बातें इन्होंने सीखा था। तो वहां से ये जो टाइटल है, जो पेशवा का टाइटल, कान्हाजी नारसी, मलिक अंबार, इन लोगों को ये लोग लेते थे पेशवा का टाइटल। तो यहां से ये टाइटल कहीं ना कहीं से ऑरिजिन हुआ है, पेशवा का टाइटल, ठीक है, अहमदनगर के एडमिनिस्ट्रेशन से। चलिए, पेशवा के बाद बाकी अष्टप्रधानों की बात कर लेते हैं। पेशवा के टाइम पे शिवाजी महाराज के टाइम पेशवा याद रखना है, मोरोपंत त्रिंबक पिंगले वॉज द पेशवा। नेक्स्ट, पेशवा के बाद अब ये जो सारे अष्टप्रधान हैं, इनका कुछ कुछ काम होता था, ये हम लोगों को पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। इस स्लाइड को अभी पॉज करके इसको याद कर लीजिएगा, 1-2 मिनट में याद हो जाएगा, फिर आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। पहले है मजुमदार या अमात्य। मजुमदार आपके फाइनेंस मिनिस्टर होते थे। उसके बाद सुरवानविस। सुरवानविस मतलब रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस, जो चिट्ठी पत्री देने का काम जो होता था, जो राजा के ऑर्डर्स वगैरह है लोगों के पास पहुंचाने वाला काम होता था, वो होता था सुरवानविस, ठीक है। फिर आपका वकई नविस। वकई नविस आप देखिए, ये डिटेक्टिव वाला काम था। डिटेक्टिव यानी कि स्पाई वाला सिस्टम था। किसी भी राजा के सक्सेस में गुप्तचरों का बहुत बड़ा योगदान होता है। गुप्तचर यानी कि डिटेक्टिव्स, ठीक है, स्पाई कह लीजिए आप, जो खुफिया खबरें लाते थे राजा के पास, ठीक है, उनका जो चीफ होता था वो बोलता थे वकई नविस। फिर देखिए, अब यहां पे कौन सी चीज बहुत ही आसानी समझ में आ रही है, पंडित राव समझ में आ रहा है ना। पंडित राव बेसिकली आपके पंडित थे, रिलीजियस जो उनका डिपार्टमेंट था। न्यायाधीश हमें समझ में आता है, न्यायाधीश कौन होता था, चीफ जस्टिस, ठीक है। इसके अलावा 2 आते हैं, दाबिर या सुमंत और सिरे नौबत। सिरे नौबत याद रखिए, ये था आर्मी कमांडर, और दबीर या सुमंत ये होता था फॉरेन मिनिस्टर। दूसरे कंट्रीज के साथ आपका कॉरेस्पॉन्डेंस कैसे करना है, दूसरे जो स्टेट्स के साथ, वो देखते थे दबीर या सुमंत। तो एट द टाइम ऑफ शिवाजी, ये जो आपका पोस्ट था, किसने रखा था, सबसे पहले नीरो नीलकंठ और रामचंद्र नीलकंठ, ये थे आपके फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि मजुमदार। सुरवानविस, ये थे अन्नाजी दत्तोपंत, इनका नाम अभी आगे भी आएगा, हम देखेंगे। अन्नाजी दत्तोपंत वॉज सुरवानविस।
वकई नवस थे दत्ताजी त्रिंबक, दत्ताजी त्रिंबक थे आपके वकई नवस। मोरोपंत त्रिंबक कौन थे? पेशवा। दत्ताजी त्रिंबक कौन थे? वकई नवस। फिर आपके रामचंद्र पंत या जनार्दन पंत भी इनको बोलते थे, ये आपके सब दबीर थे या सुमंत थे। फिर बात करेंगे हमें हम्बीर राव मोहिते, ये आपके आर्मी कमांडर जनरल कह लीजिए, ये थे सिरे नौबत, हामिर राव मोहिते। फिर रघुनाथ राव पंडित राव थे, और चीफ जस्टिस जो थे वो थे नीराजी रावाजी। नीराजी रावाजी वॉज द न्यायाधीश या चीफ जस्टिस। ठीक है, तो ये 8 मिनिस्टर्स हमें याद रखने हैं, क्या काम करते थे याद रखते हैं, और ये पोस्ट कौन कौन होल्ड करते हैं ये अगर याद रख पाए तो रख लीजिए। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो ये तो हमने देखा अष्ट प्रधान की बात। एडमिनिस्ट्रेशन की बात बिना लैंड रेवेन्यू के तो आपका कंप्लीट नहीं होती। तो लैंड रेवेन्यू जो था वो था रैयतवारी सिस्टम। रैयतवारी सिस्टम यानी कि जो पीजेंट्स थे, कोई जमींदार वाला सिस्टम नहीं था, पीजेंट्स के साथ डायरेक्टली आप बात कर लीजिए। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट था रैयतवारी था, ये आपका अहमदनगर का में मलिक अंबार होता था। ठीक है, वहां से इंस्पायर्ड था। तो हमने देखा बहुत सारी चीजें अहमदनगर के जो रूलर्स हैं उनसे हम लोग लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का इन मराठास। ठीक है, अब देखिए अन्नोजी दत्तोपंत हमने देखा। अन्नोजी दत्तोपंत कौन थे आपके? हमने देखा सूरवानविस थे। अन्नोजी दत्तापंत कौन थे? सूरवानविस थे। हमने इस समय कहा था आगे भी देखेंगे, तो अभी देख रहे हैं। अन्नोजी दत्तोपंत को मराठी टोडरमल भी बोला जाता था, मराठी टोडरमल। इन्होंने लैंड का सर्वे कंप्लीट कराया था बाई 1679 तक। जो मराठा जो लैंड था उनका प्रॉपर सर्वे यहां पे कंप्लीट हो गया था। ठीक है, लैंड का मेजरमेंट लेना, कितना उपजाऊ है ये देखना, तो ये सब मेजरमेंट वाला जो सर्वे है ये अन्नोजी दत्तोपंत ने कर दिया था। लैंड का मेजरमेंट उन दिनों होता था रोप से, मतलब एक रस्सी होती थी, रस्सी को ऐसे खींच खींच के मेजर करते थे। तो इनके टाइम पे सिस्टम था काठी, यानी कि रस्सी से नहीं काठी से होता था। तो मेजरमेंट का यूनिट भी होता था 20 काठी, 10 काठी। तो काठी एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट आ गया। 20 काठी बराबर होते थे 1 बीघा, और 120 बीघा मिलाकर होते थे 1 चावर। तो ये था लैंड मेजरमेंट के यूनिट्स। इसके अलावा लैंड रेवेन्यू में जो फार्मर्स है उनको अपने सीड्स, उनको भाई बीज चाहिए होता है ना फार्मर्स को, और कैटल। उस समय ट्रैक्टर वगैरह तो हुआ नहीं करते थे, तो आपके जो कैटल हुआ करते थे वही आपका हल जोतने का काम करते थे। ठीक है, दुग्ध पालन वगैरह भी इनके मदद से होता था। तो ये खरीदने के लिए फार्मर्स को कभी कभी लोन की जरूरत पड़ती थी। तो ये जो लोन्स थे इनको बोला जाता था अगऊ लोन्स, ये भी इनको दिया जाते थे। तो किसानों का भी पूरा ध्यान रखा जाता था। एक्सप्लॉयटेशन किसानों का नहीं होता था, क्योंकि रैयतवारी, कोई जमींदार नहीं है, कोई मिडिलमैन नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी इन रेवेन्यू सिस्टम ऑफ शिवाजी महाराज। फिर बात करते थे रेवेन्यू के जो डिटेल्स है। डिटेल कौन प्रिपेयर करता था? डिटेल प्रिपेयर करता था कुलकर्णी। कुलकर्णी एक पोस्ट होता था जो कि लैंड रेवेन्यू का डिटेल प्रिपेयर करता था, और पटेल एक और पोस्ट होता था जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता था। ये सब जो डेजिग्नेशन होते थे हेरिडिटरी होते थे, जो एक दूसरे में ट्रांसफर, खरीदे जा सकते थे, बेचे जा सकते थे। ये जो आपके राइट्स है, ठीक है, लैंड रेवेन्यू आपका कलेक्ट करने, ये जो आपके पोस्ट हैं ये आपके डेजिग्नेशन हेरिडिटरी होते थे, लेकिन ट्रांसफर हो सकते थे, खरीदे जा सकते थे या बेचे जा सकते थे। जैसे मैं अभी कुलकर्णी हूं, मैंने कहा कि मुझे पैसों की जरूरत है, अपना पोस्ट मैंने किसी और को बेच दिया, तो दूसरा बंदा कुलकर्णी हो गया और वो ये सेम काम करेगा, और इसके बदले में हमने कुछ आपसे पैसे ले लिए। तो इस प्रकार का भी सिस्टम हो सकता था। अभी यहां पे देखिए एडमिनिस्ट्रेशन में आपके होते थे बलूतेदार। बलूतेदार कौन होते थे? विलेज में जो सर्वेंट्स होते थे, जो आपके कुछ स्पेसिफिक काम क्या करते थे, जो कास्ट सिस्टम बन गया था। जैसे कि आपका कारपेंटर, जैसे आपका पिताजी कारपेंटर, उसके बाद उसके बेटा का कारपेंटर, उसके बाद उसका बेटा कारपेंटर। तो एक प्रकार से एक जनरेशन में सब एक ही काम कर रहे हैं। ठीक है, पॉटर, पॉटरी का काम, नाई का काम। तो ऐसे कुछ आपके विलेज सर्वेंट्स को बोला जाता था बलूतेदार। तो 12 ऐसे बलूतेदार हुआ करते थे, जो जिससे आगे जाके कास्ट सिस्टम बन गया। तो अभी कोई कारपेंटर है, वो यही काम करता था, तो उसके पूरे, तो एक कास्ट बन गया कारपेंटर्स का, ये कारपेंट्री का काम ही करेंगे। तो ऐसा कुछ सिस्टम बन गया था। ठीक है, तो कुछ आपके मीरसदार भी होते थे। जैसे जमींदारी सिस्टम, वैसे तो रैयतवारी सिस्टम थी, लेकिन कुछ आपके हेरिडिटरी ऑफिसर्स होते थे जो कि लैंड का देखरेख करते, जिसको बोला जाता था मीरसदार। ठीक है, इसको मीरसदार बोला जाता था। तो कहीं ना कहीं से जमींदारी सिस्टम से आप इसको कनेक्ट कर सकते थे। हालांकि जमींदारी सिस्टम प्रॉपर नहीं था, हमने देखा रैयतवारी सिस्टम का इस्तेमाल हुआ करता था, लेकिन बेसिकली जो लैंड ऑफिसर से उनको मीरसदार बोला जाता था। ये ध्यान रखिए। टैक्स कितना था? पहले तो 33% टैक्स ले लिया करते थे, और छोटे मोटे और लोकल टैक्सेस और लग जाते थे। तो उसके बाद टैक्स को बढ़ा के 40% कर दिया गया, लेकिन कोई भी लोकल टैक्स अब से नहीं लगा। तो ये टैक्सेशन सिस्टम था शिवाजी महाराज के टाइम पे। और अदर सोर्सेस भी थे इनकम के। तो अपने जो लैंड में तो टैक्स लिया जाता था, और दूसरों के लैंड में
आपके चौथ और सरदेशमुखी भी लिया जाता था बाय द मराठास। तो ये देखिए चौथ और सरदेशमुखी, पहली बात इन दोनों में एक चीज कॉमन है कि दोनों जो टैक्स है वो मराठा एम्पायर दूसरे की टेरिटरी से लेते थे। जैसे ये मराठा की टेरिटरी, ये बगल में कोई टेरिटरी है, तो इनके टेरिटरी से मराठा टैक्स वसूल करते थे। तो दो प्रकार के होते थे, चौथ और सरदेशमुखी। चौथ वो थे जो कहते थे खानदानी, मतलब इन एरियाज को बोला जाता था खानदानी, सॉरी इन एरियाज को बोला जाता था मुगलई। चौथ को खानदानी नाम से भी जाना जाता था। तो ये मुगलई एरियाज वो कहते थे कि भाई अगर आप चाहते हो कि हम वहां पे अटैक ना करें तो हमको 25% सालाना पहुंचा देना, ठीक है। ये होता था चौथ। फिर होता था सरदेशमुखी। सरदेशमुखी 10% होता था और उन एरियाज में होता था जहां पे मराठा कहते थे हमारे हेरिडिटरी राइट्स है यहाँ पे इंग्लैंड पे, ठीक है, ये हमारे हेरिडिटरी राइट्स है, तो 10% आप दे दीजिए, ठीक है। तो अब ये पूरी कहानी हमने समझ ली। अब और कुछ बातें समझते हैं आपके मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर। तो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में बात करेंगे तो फोर्ट को बोला जाता था दुर्ग। तो दुर्ग में भी आपका सिविल एडमिनिस्ट्रेशन होगा, मतलब कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव आपके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो फोर्ट के होते थे, और कुछ सिक्योरिटी वाला रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होता था, सिक्योरिटी देखने वाला। तो जो सिक्योरिटी देखता था वो देखता था हवलदार, तो वो मराठा जाति का होता था। और सूबेदार होता था तो वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन देखता था फोर्ट, वो ब्राह्मण कास्ट का होता था। और जो वेयर हाउस, मतलब खाने पीने का सामान रखा रहता है और भी अलग स्टोरेज हाउस में रखा रहता है ना, वो ये काम होता था कारकुन का, जो कायस्थ कास्ट से होता था। तो सूबेदार, कारकुन और हवलदार, ये जो 3 लोग मेन होते थे जो आपके जो दुर्ग है उसका एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे। फिर बात करते हैं आर्टिलरी। आर्टिलरी में करीबन 200 कैनन्स या तोप गोले रखे होते थे। कैवलरी यानी कि घुड़सवार, घुड़सवार को आपको पागा भी बोलते थे, 2 प्रकार के होते थे, बरगीर और सिलदर, ठीक है। उसके बाद आपके इन्फेंट्री, इन्फेंट्री मतलब पैदल सैनिक, इनको पाइकमैन भी बोलते थे, ठीक है। तो पाइकमैन मतलब एक अंग्रेजी वर्ड है, मतलब ऐसे ही बता रहा हूं, इन्फेंट्री आपका होता था पैदल सैनिक। फिर अब नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम लोग बात करेंगे शिवाजी महाराज की। हम लोगों ने पूरी बात की। शिवाजी महाराज का डेथ हो जाता है 1680 में इनका डेथ हो जाता है। तो शिवाजी महाराज का जन्म यहाँ पे बेसिकली 1627 लिखा है, ये 1630 है, सही कर लीजिए, 1630 to 1680 इनका लाइफ होता है। 1680 में इनका डेथ हो जाता है। शिवाजी महाराज के जस्ट बाद शिवाजी महाराज के 2 बेटे होते हैं, हमें पता है, एक है राजा राम, एक है शांबाजी महाराज। तो शांबाजी महाराज जो है राजा बनते हैं 1680 to 89, 9 साल तक का ही इनका रूल होता है। इसके बाद ऐसा होता है कि शांबाजी महाराज और शाहूजी महाराज को औरंगजेब कैप्चर कर लेता है। शांबाजी महाराज की हत्या हो जाती है और शाहूजी महाराज को बंदी बना लिया जाता है। बंदी बना लिया जाता है आपका 1689 में। उसके बाद 1707 तक ये बंदी ही रहते हैं। 1689 से 1707 तक शांबाजी महाराज के दूसरे भाई राजा राम, ये राजा होते हैं 1689 to 1700 तक। इसके बाद राजा राम के जो बेटे होते हैं शिवाजी सेकंड, वो राजा बनते हैं 1700 to 1707, ठीक है। इसके बाद आपका जो औरंगजेब की डेथ हो जाती है। औरंगजेब की डेथ के बाद आपका मराठा एम्पायर में झगड़ा हो जाए, इसके चक्कर में औरंगजेब के बाद जो रूलर बनता है वो शाहूजी महाराज को छोड़ देता है और फिर लड़ाई हो जाती है शिवाजी टू बेसिकली इनकी जो माता जी थी ताराबाई ने पूरा आपका एडमिनिस्ट्रेशन संभाला हुआ था। तो ये ताराबाई और शाहूजी महाराज की लड़ाई होती है जिसमें आपका शाहूजी महाराज जीत जाते हैं। शाहूजी महाराज बेसिकली पेशवा जो बालाजी विश्वनाथ है उनको सपोर्ट मिलता है शाहूजी महाराज को, और ये बहुत बड़ा रीजन होता है इनके जीतने का, और ये नए छत्रपति बन जाते हैं। तो शिवाजी महाराज पहले छत्रपति, उसके बाद दूसरे छत्रपति है आपके शांबाजी महाराज, तीसरे छत्रपति है राजा राम, उसके बाद चौथे छत्रपति हैं शिवाजी सेकंड, 5वें छत्रपति बन जाते हैं शाहूजी महाराज। और वो 1707 तक 1749 तक इनका रूल होता है। लेकिन ज्यादातर रूल जो है, पावर जो है पेशवा के पास पहुंच जाता है। पेशवा का जो पोजीशन है वो काफी पावरफुल हो जाता है। 1749 में शाहूजी महाराज के डेथ के बाद शिवाजी 2 का जो छोटा बेटा होता है राजा राम सेकंड, ये 1749 to 1777 एडी तक रूलर रहता है। लेकिन इतना कुछ खास पावर इनके पास नहीं होता, मेन पावर हो जाता है पेशवा के पास, ठीक है। अच्छा, लैंड रेवेन्यू सिस्टम आपके मराठा में इसको सरंजामी सिस्टम भी बोला जाता था। लैंड रेवेन्यू सिस्टम को सरंजामी सिस्टम, ठीक है। अब यहां पे हमने देखा जो पेशवा की जो पोस्ट है वो काफी पावरफुल हो जाती है शाहूजी महाराज के टाइम पे। अब पेशवास के बारे में कुछ बात जान लेते हैं। तो अब देखिए शाहूजी महाराज के टाइम पे बालाजी विश्वनाथ होते हैं पेशवा, 1613 to 1720 तक इनका रूल रहता है। तो ये पेशवा ही चलाते हैं, ठीक है। इसके बाद ये समझ लीजिए कि इनके जो 2 बेटे होते हैं, एक तो होते हैं चिमाजी अप्पा, एक होते हैं बाजीराव सेकंड।
तो इसके बाद पेशवाही मिलती है बाजीराव सेकंड की, जो आप समझ लीजिए कि ये कह सकते हैं कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, इफ नॉट द ग्रेटेस्ट, मतलब आफ्टर शिवाजी महाराज, मिलिट्री कमांडर ऑफ द मराठास ये होते हैं बाजीराव सेकंड। कहते हैं कि इन्होंने कोई लड़ाई अपनी नहीं हारी है। 1720 से 740 एडी तक ये आपके पेशवा रहते हैं, और इनके डेथ के बाद आपका जो मराठा किंगडम हुआ करता था वो कहीं ना कहीं मराठा एम्पायर बन जाता है। बहुत सारे किंगडम्स बाजीराव फर्स्ट के टाइम पे आपने मराठास कैप्चर कर लेते हैं इन 20 सालों में। इसके बाद बाजीराव फर्स्ट के दो बेटे होते हैं, एक होते हैं बालाजी बाजीराव, एक होते हैं रघुनाथ राव, ठीक है। और चिमाजी बप्पा जो बाजीराव के भाई थे, उनके बेटे का नाम होता है सदाशिव राव। तो ये बालाजी बाजीराव को बना दिया जाता है अगला पेशवा, ठीक है। तो इनके समकालीन आपके रघुनाथ राव भी है, सदाशिव राव भी है। बालाजी बाजीराव के डेथ के बाद एक्चुअली बालाजी बाजीराव के टाइम पे ही हो जाता है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, उनके एंड काल में 1761 में, जिस लड़ाई में इनके बेटे विश्वास राव और इनके जो आपके भाई हैं, देखा जाए आपके चचेरे भाई सदाशिव राव, इन दोनों का डेथ हो जाता है। और बालाजी बाजीराव के बाद अब नेक्स्ट जो रूलर कौन बनता है, तो यहां पे या तो रघुनाथ राव बनेगा या तो बालाजी राव का दूसरा बेटा बनेगा। तो एक्चुअली रघुनाथ राव नहीं बनता है और बाजीराव का दूसरा बेटा माधव राव बन जाता है 1761 टू 1772। अब ये बात ऑब्वियसली रघुनाथ राव को पसंद नहीं आई होगी, ठीक है। उसके बाद उनका बेटा जो होता है नारायण राव, ये बनता है अगला पेशवा। तो नारायण राव जब भाई माधव राव बन गया तो चलो इन्होंने खून का घूंट पी लिया। उसके बाद माधव राव के जाने के बाद उनका और दूसरा छोटा बेटा नारायण राव ये बन जाता है नया पेशवा। रघुनाथ राव को पसंद नहीं आता है, ब्रिटिशर्स के साथ मिलके, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कुछ ट्रीटी वीटी होती है, उसमें नारायण राव को मरवा दिया जाता है भाई रघुनाथ राव। नारायण राव के बाद फिर क्या रघुनाथ राव बनता है? रघुनाथ राव फिर नहीं बनता है, और नारायण राव का बेटा माधव नारायण राव ये बनता है नया पेशवा 1774 से 1795 तक। माधव नारायण राव के बाद भी क्या फिर रघुनाथ राव बनता है? नहीं, रघुनाथ राव बनता ही नहीं है। पूरी कोशिश कर लेता है, ये कभी पेशवा नहीं बन पाता है। लेकिन माधव नारायण राव के बाद पेशवा बनता है बाजीराव सेकंड, जो रघुनाथ राव का बेटा होता है 1776 टू 1818 तक, ठीक है। और ये ब्रिटिशर्स से आपका सब्सिडरी अलायंस जो है साइन करता है बाजीराव सेकंड। तो ये पूरी कहानी हमने शॉर्ट में समझ ली। पूरे आपके छत्रपति सारे जितने भी राजा हुए शिवाजी महाराज के बाद, और पेशवा जो लीनियज में कौन कौन से पेशवा हुए हैं उनका पूरा जो यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्लाइड में आप देख सकते हैं, क्रोनोलॉजी आपके सामने है, ठीक है। देखिए अब हम लोग बात करते हैं फिर संभाजी महाराज की। संभाजी महाराज के बाद शिवाजी महाराज की बात कर ली, पूरा लीनियज देख लिया। अब इंपॉर्टेंट जो रूलर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। संभाजी महाराज के बारे में पहले हम लोग बात कर लेते हैं। संभाजी महाराज की माताजी का नाम था साईबाई, जैसे कि हमने देखा था, हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कैपिटल है रायगढ़, और कोरोनेशन हुआ था आपका 16 जनवरी 1681 आफ्टर डेथ ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 16 जनवरी 1681 में के बाद नवंबर में एक काम ऐसा होता है कि अकबर जो है वो इस समय औरंगजेब का बेटा होता है, जो रिवोल्ट कर देता है अपने पापा के खिलाफ, यानी कि औरंगजेब के खिलाफ, ठीक है, रिवोल्ट कर देता है। और 1681 में संभाजी से ये मुलाकात करता है, कहां पे? पाली राजस्थान में है, वहां ये मुलाकात करता है। और ये बात ऑब्वियसली औरंगजेब को पसंद नहीं आती है, और इसके बाद संभाजी के अगेंस्ट ये औरंगजेब मुहिम छेड़ देता है। तो संभाजी के टीचर्स कौन थे? केशव भट्ट और उमाजी पंडित। और ठीक है, अब देखिए औरंगजेब अगेंस्ट हो गया संभाजी के, और इस संभाजी महाराज को भी इन्होंने थोड़ा सा छल से इन्होंने कब्जा इनको पकड़ लिया, ठीक है। तो संभाजी महाराज को पकड़ लेने के बाद उनको मार दिया गया, और उनके बेटे शाहूजी महाराज को कैप्चर कर लिया गया, जैसा कि हम लोग ये कहानी जानते हैं। इसके बाद राजाराम फर्स्ट रूलर बनते हैं 1689 टू 1700, ठीक है। इनका भी कोरोनेशन रायगढ़ में होता है फरवरी 1689 में, जब संभाजी महाराज को कैप्चर कर लिया जाता है, ठीक है। और रायगढ़ को भी फिर बाद में कैप्चर कर लिया जाता है औरंगजेब के द्वारा। और येशू भाई और शाहूजी महाराज को भी कैप्चर कर लिया जाता है, ठीक है। येशू भाई आपकी बेसिकली संभाजी महाराज की वाइफ थी, और शाहूजी महाराज इनके बेटे थे। तो औरंगजेब बाद में रायगढ़ पे अटैक करता है, और रायगढ़ भाई कोरोनेशन हो जाता है राजाराम का, फिर औरंगजेब रायगढ़ पे अटैक कर देता है, और फिर अरेस्ट कर लेता है शाहूजी महाराज को और येशू भाई को, ठीक है। राजाराम भाग जाता है। राजाराम, छत्रपति राजाराम जो है, भाग के फिर जिंजी पे पहुंचते हैं, और उसके बाद सातारा में पहुंचते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आपके फिर 1698 को ये सातारा पहुंच जाते हैं, और फाइनली 1900 में इनको कुछ बीमारी हो जाती है, और छत्रपति राजाराम का यहाँ पे डेथ हो जाता
है। इनके बेटे का नाम था शिवाजी सेकंड। अब शिवाजी सेकंड छोटे होते हैं और इनको नया आपका छत्रपति बना दिया जाता है। और शिवाजी सेकंड जो आपके राजा राम जी के बेटे हैं, और राजा राम जी की जो वाइफ होती हैं ताराबाई, वो बेसिकली सारा आपका ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है संभालती है, एज अ रीजेंट एक्ट करती है टू शिवाजी सेकंड। 7 साल तक रूल रहता है। 1707 में शाहूजी महाराज को छोड़ दिया जाता है। शाहूजी महाराज और बेसिकली ताराबाई और शाहूजी महाराज की लड़ाई होती है बैटल ऑफ खेड़, जिसमें शाहूजी महाराज जीत जाते हैं और नए छत्रपति बन जाते हैं। शाहूजी महाराज को किसने हेल्प किया था? बालाजी विश्वनाथ ने, जैसा कि हमने देखा पेशवा। और अब ताराबाई हारने के बाद ये ताराबाई और इनकी पूरी फैमिली शिफ्ट हो जाती है कोल्हापुर। तो कोल्हापुर का जो सिंहासन है वो आपका एस्टेब्लिश होता है और शिवाजी 2 अब छत्रपति नहीं रहते लेकिन राजा ऑफ कोल्हापुर बन जाते हैं 1710 से 1714 तक। उसके बाद शांबाजी 1 ये बन जाते हैं राजा ऑफ कोल्हापुर। तो बेसिकली ये जो पूरी फैमिली है राजा राम जी की, छत्रपति राजा राम की, और उसके बाद छत्रपति शिवाजी सेकंड और उसके बाद शांबाजी फर्स्ट, ये सब बेसिकली राजा ऑफ कोल्हापुर बन जाते हैं, सेटल हो जाते हैं कोल्हापुर में। और छत्रपति की जो गद्दी होती है वो शाहूजी महाराज संभाल लेते हैं। और उसके बाद हम जानते हैं कि पेशवाज और ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। ठीक है, शाहजू महाराज की यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं। शाहूजी महाराज के पिताजी का नाम शांबाजी महाराज, हमें मालूम है, और ये 1707 से 1749 तक रूल करते हैं। ठीक है, कैपिटल अब इनका होता है सातारा। अब रायगढ़ कैपिटल नहीं है। शाहूजी महाराज के टाइम से आपका सातारा आपका कैपिटल हो जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं छत्रपति राजाराम के टाइम पे जो औरंगजेब ने रायगढ़ पे अटैक कर लिया था, कैप्चर कर लिया था, उसके बाद कैपिटल चेंज करना पड़ा। और सातारा में हमने देखा था छत्रपति राजाराम ने साताराम रुक गए थे ना, यहाँ पे हमने बात की ना। छत्रपति राजाराम पहले आपका रायगढ़ से भागते हैं जिंजी से भागते हैं सातारा, और सातारा की फाइनली कैपिटल बना लेते हैं। तो शाहूजी महाराज के टाइम पे भी आपका कैपिटल कौन सा था? सातारा था। ठीक है, अब शाहूजी महाराज के टाइम पे हमने देखा बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव फर्स्ट और बालाजी बाजीराव, ये 3 पेशवाज होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शाहूजी महाराज। ठीक है, इसके बाद और बात करते हैं। तो अब देखिए शाहूजी महाराज के जाने के बाद शाहूजी महाराज से कोई सक्सेसर नहीं था। जब सक्सेसर नहीं था तो अभी आप समझ लीजिए शांबाजी महाराज की जो फैमिली थी, शांबाजी महाराज की फैमिली आपकी नेक्स्ट आपकी शाहूजी महाराज थी, इसके बाद कोई सक्सेसर नहीं था। तो शांबाजी महाराज के बाद आपका जैसे राजा राम जी की फैमिली जो थी, राजा राम के बाद शिवाजी सेकंड के बाद आपका राजा राम सेकंड, तो राजा राम सेकंड बन जाते हैं फिर आपके अगले छत्रपति। तो ये 1749 से 1770 तक बनते हैं छत्रपति। हालांकि पावर इनके पास नहीं होती, पावर जैसे कि मैं बताया पेशवा के पास पावर चली जाती है। अब ये पेशवा के पास पावर जाती कैसे, ये समझते हैं। अब देखिए शाहूजी महाराज जब छत्रपति बनते हैं तो इनको छत्रपति बनने में हेल्प किसने किया था? बालाजी विश्वनाथ ने। अब जो बालाजी विश्वनाथ ने क्योंकि हेल्प किया था तो बेसिकली उस समय पेशवा जो था प्राइम मिनिस्टर था, लेकिन आर्मी का जो पावर थी वो नहीं थी। तो इसके बाद नया पोस्ट एक क्रिएट करते हैं शाहूजी महाराज, जो होता है आर्मी ऑर्गेनाइजर का। तो आर्मी ऑर्गेनाइजर का जो पोस्ट होता है उसको सेना कार्ते भी बोलते हैं। तो ये सेना कार्ते का पोस्ट भी बालाजी विश्वनाथ को इस समय मिल जाता है और फिर ये आर्मी कमांडर भी एक तरीके से हो गए और लड़ाई करते हैं बैटल ऑफ पालखेड़। तो बैटल ऑफ पालखेड़ होता है 1728 में, जिसमें मराठास की लड़ाई होती है। नया इस समय फॉर्म होता है आपका हैदराबाद के जो फाउंडर था कौन था? आसफ जाह निजाम बनता है। तो आसफ जाह निजाम ऑफ हैदराबाद से लड़ाई होती है मराठास की, जिसमें ऑब्वियसली हार जाएगा निजाम हारता है। बैटल ऑफ पालखेड़ याद रखिए, जो बालाजी विश्वनाथ के टाइम पे ये लड़ाई हुई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब ऐसा हो जाता है बाद में चल के कि जो आपके मराठा जो रूलर्स हैं वो अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स में टूट जाते हैं। ठीक है, बेसिकली आप समझ लीजिए कि बाजीराव के मरने के बाद फिर आपके माधवराव के मरने के बाद आपका मराठा हो जाते हैं वीक, मोस्टली आफ्टर 1761 में हमें पता है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में आपके मराठास हारते हैं, काफी बुरी तरीके से हारते हैं, जिसका ये होता है कि उनकी पावर काफी कम हो जाती है और अब जो मराठा एक यूनाइटेड एम्पायर होता था वो टूट जाता है अलग अलग छोटे छोटे प्रोविंसेस में। एक था आपका जैसे सातारा, तो सातारा वाले रीजन में आपके छत्रपति रहते थे। छत्रपति जो रहते थे सातारा वाले रीजन में उनका दबदबा था। उसके बाद आपका पेशवा जैसा कि हम जानते हैं पूना में रूल करते थे। उसके बाद ग्वालियर वाला रीजन चला जाता था सिंधियास के पास, बड़ौदा का रीजन चला जाता गायकवाड़ के पास, नागपुर का रीजन चला जाता है भोसले, नागपुर में भोसले रूल करते थे। ठीक है, उसके बाद आपका इंदौर में रूल करते थे होलकर।
तो ये डिविजन्स हो जाते हैं, प्रिंसली स्टेट्स में टूट जाते हैं मराठास। ऐसा होता क्यों? फाइनली बात कर लेते हैं हम लोग कि आखिर क्यों ऐसा होता है कि मराठास हार जाते हैं। पहला रीजन, आपका जैसे जिस प्रकार सा स्किल छत्रपति शिवाजी महाराज का था, उसके बाद के जो रूलर्स थे वो इतने स्किलफुल नहीं थे आपके एडमिनिस्ट्रेशन में और लीडरशिप क्वालिटी में। ठीक है, लेटर मराठास वेयर नॉट वेरी स्किल्ड एट लीडरशिप। इसके अलावा उनकी जो मिलिट्री थी मॉडर्नाइज नहीं हुई, पुराने ढर्रे पे ही लड़ाई करते रहे। इसके अलावा नेवी तो नहीं थी मराठाओं के पास, मराठाओं की नेवी नहीं थी। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद से आप देखिए नेवी का जो डिक्लाइन आपका होता चला गया। उसके बाद इंटेलिजेंस सिस्टम जो कि काफी डेवलप्ड हुआ करता था शिवाजी महाराज के टाइम पे, वो भी आपका काफी आपका वीक हो गया। और मराठास जो एक तरीके से यूनाइटेड फोर्सेस की तरह लड़ा करते थे, आगे चल के ये आपके अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स में टूट गए और आपस में लड़ाई करने लग गए। तो ये कुछ रीजन बनते हैं कि जो मराठास थे अपना पावर जो है इंडिया में सस्टेन नहीं कर पाए। तो इसी के साथ ही हम लोगों ने मराठास यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब देखिए मराठास तो कंप्लीट हो गया है, हम सोचे थे सिखिज्म भी कंप्लीट करेंगे, लेकिन अभी सिखिज्म जो है हम लोग नेक्स्ट आपके सेशन में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होने लगा है। ठीक है, तो इतना पढ़िए, रिवाइज करिए।